हे एवरीवन, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेरी गुड। आज से जो हमारी सीरीज चालू हो रही है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म्स की। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कितनी टाइप की मैकेनिज्म्स होती है वो समझेंगे, क्या क्या उनके एस्पेक्ट्स हैं और क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन और कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो उन रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर के दौरान हमारे रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न करेंगे। तो यहां से स्टार्ट होती है अपनी मस्त वाली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों को जो डिस्कस करना है वो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जनरली जो हमें देखने को मिलेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वो क्या देखने को मिलेगा कि मेरे पास सपोज कोई सबस्ट्रेट होगा जिसमें कोई कार्बन का बॉन्ड होगा किसी एक्स ग्रुप के साथ। हियर एक्स कैन बी एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम, है ना, डिपेंड करता है, वो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग देखने को मिलेगा। हम लोग वहां पे देखेंगे इसको। इसकी रिएक्शन, ऐसे सबस्ट्रेट की रिएक्शन जब किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ होगी तो क्या होगा, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये एक्स से इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब अब जो नए बॉन्ड बन के आएंगे वो क्या होंगे, आर न्यूक्लियोफाइल, जो भी हमारा न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, या तो वो भी कोई एटम हो सकता है या फिर ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है। ठीक है, और साथ में हमारा जो लिविंग ग्रुप है एक्स, ये निकल जाएगा। ये होगा हमारा रिएक्टेंट, जो एक्स होगा ये क्या होगा, हमारा लिविंग ग्रुप किसी रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये रिएजेंट क्या होगा, हमारा न्यूक्लियोफाइल, और ये बनेंगे हमारे प्रोडक्ट जिसमें जो लिविंग ग्रुप है वो निकल जाएगा और न्यूक्लियोफाइल एक्स की जगह पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह रहे हैं। कैसे सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये बात तो हो गई कि किस तरह से हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी। अब क्या होता है कि जब भी हमारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है तो उसके मैकेनिज्म अलग अलग तरह के हो सकते हैं। जैसे तीन तरह के बेसिकली अपने को पढ़ने होते हैं, SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म और SNI मैकेनिज्म। ये तीन तरह के बेसिक मैकेनिज्म है जिसको हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। इस चीज पे बेस मेंस एडवांस दोनों में क्वेश्चन खूब आते हैं, भर भर के आते हैं। तो इन रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, मतलब SN2 मैकेनिज्म को। ठीक है, इसके बाद हम SN1 और उसके बाद SNI को डिस्कस करेंगे। तो यहां पे हम डिस्कस करते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, या फिर इसको इन शॉर्ट SN2 मैकेनिज्म भी बोलते हैं। तो किसी भी मैकेनिज्म को समझने से पहले हमें एक बहुत जनरल सी बात समझनी है। अच्छा, जिसने केमिकल काइनेटिक्स अभी तक पढ़ लिया है ये चीज उसके लिए थोड़ी इजी होगी, जिसने नहीं पढ़ा है तो हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कुछ कुछ बातों का जो बेसिकली हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कि मेरी कोई रिएक्शन हो रही है जिसमें मैंने A+B रिएक्टेंट थे मेरे और वो कन्वर्ट हो रहे हैं C+D में, कोई भी हाइपोथेटिकल रिएक्शन है सपोज। ठीक है, तो अब देखो जो हमारी रिएक्शन होती है ना, उस रिएक्शन की भी एक रेट होती है। वो रेट क्या चीज होती है, जैसे सपोज फिजिक्स में अपन पढ़ते हैं कि किसी एक x पॉइंट से हम y पॉइंट तक जा रहे हैं, x पॉइंट से y पॉइंट तक हम जा रहे हैं। अगर मैं स्पीड रखता हूं 10 किलोमीटर पर आवर की, मैं रखता हूं 10 किलोमीटर पर आवर की, तो x से y तक पहुंचने में मुझे कुछ पर्टिकुलर टाइम लगेगा। वही मैं इस डिस्टेंस को अगर कवर करूं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो इतना तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, जब मैं स्पीड बढ़ा के जाऊंगा या फिर मैं जब तेजी से जाऊंगा तो मैं x से y पे जल्दी पहुंच जाऊंगा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं कि जब मैं कम स्पीड से जा रहा हूं, है ना, रिलेटिव है कि हम रिलेटिवली जब 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे y तक, लेकिन जब हम कम स्पीड से जाएंगे तो थोड़ा देर लगेगी अपने को पहुंचने में। ओके, यही बात होती है हमारी रिएक्शन में भी। किस तरह से अप्लाई करना है अपने को, किस तरह से समझना है, इसके लिए हम एक बेसिक डेली लाइफ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे बॉइलिंग ऑफ मिल्क। तुम मार्केट से मिल्क लेके आए, तुमने उसको बॉईल करना स्टार्ट किया। अब तुम अपने जो तुम्हारे पास गैस है, जो गैस स्टोव है, उसकी अगर फ्लेम को कम रखते हो तो उसको बॉईल करने में ज्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुम उसकी फ्लेम को हाई कर दो, ज्यादा फ्लेम पे उसको अगर तुम बॉईल करो तो कम टाइम में बॉईल हो जाएगा। यही तो रिएक्शन है, यही तो रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना। जब चीजें जल्दी हो जाती हैं तो हम क्या बोलेंगे, इट हैज अ हायर रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन वो भी किसी के कंपैरिजन में होगी, किसी के रिस्पेक्ट में होगी। ठीक है, यही चीज होती है, रिलेटिव टर्म होगी एक, ठीक है, कि दिस रिएक्शन हैज पर्टिकुलर रेट ऑफ रिएक्शन व्हिच इज हायर देन सम अदर रिएक्शन। ओके, तो ये होती है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह से हमारा काइनेटिक्स वर्क करता है हमारी किसी भी रिएक्शन के बीच में। अब देखो, जब भी अब हम लोगों को यहाँ पे क्या चीज समझनी है उस चीज से, जैसे मेरे पास A और B है, ठीक है, A और B है, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है ना, जो रेट होती है हमारी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे कंसंट्रेशन ऑफ A, रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ A एंड कंसंट्रेशन ऑफ B रेज टू सम पावर। वो ऑर्डर वगैरह तुम वहां पे आराम से पढ़ना, क्या होता है यहाँ पे, क्या पावर हो सकती है, वो सब क्या हो सकता है। हम यहाँ पे एक जनरल बात कर रहे हैं, एक ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है, अब देखो, अब मुझे इतना पता चल गया कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का है उस पर हमारी रेट क्या कर रही है, डिपेंडेंट है। अगर मैं कंसंट्रेशन ज्यादा ले लूं, इसको और अच्छे समझने के लिए हम लोग एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने एक बीकर में 10 मॉलिक्यूल लिए A के, 10 A हैं और 10 B हैं। ठीक है, और दूसरे सेम कंटेनर में, सेम साइज के कंटेनर में अगर मैं
2000 मॉलिक्यूल ऑफ ए ले लूं, साथ में 2000 मॉलिक्यूल ऑफ बी भी ले लूं। अब देखो यहां पे डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा नंबर्स में। किसके नंबर्स में? प्रेजेंट रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल के नंबर में। अब वो चीज ऐसे डिफर करेगी दोनों केस में कि अगर मेरे ज्यादा नंबर ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट है किसी बीकर के अंदर, तो मतलब वहां पे हाई पॉसिबिलिटी है कि उन दोनों के बीच में कोलिशन ज्यादा होंगे। जहां पे 2000 है, अरे पास पास होंगे ना सारे, जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, ज्यादा कोलाइड करेंगे, मतलब यहाँ पे जो रिएक्शन होगी वो ज्यादा अच्छी से होगी, ज्यादा उसका जो रेट होगा रिएक्ट करने का रिएक्टेंट्स का वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन, जहां पे हमारे रिएक्टेंट हमने कम कंसेंट्रेशन में लिए थे। अगर हम यहां पे उस रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को इस तरह से हम एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट कर लें कि वो रेट इस ए और बी के चेंज होने से कितनी चेंज हो रही थी, तो हम बता सकते हैं कि वहां पे किस तरह का मैकेनिज्म हो रहा है। यूनिमोलिकुलर है, मतलब SN1 है, SN2 है या SNI है। जैसे सपोज मैंने ये रिएक्शन करा रहा था, मैं एक केस में मेरी रेट आई है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A and B, ठीक है। इसको इक्वल लगा के कांस्टेंट लगा दो, K रेट कांस्टेंट होता है, तो ये प्रॉपर मेरा फॉर्मूला बन गया। अब अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि जब मैंने सेम यही इन्हीं रिएक्टेंट्स की रिएक्शन कराई, लेकिन मैंने क्या कर दिया, जो हमारा ए रिएक्टेंट है उसको डबल कर दिया, तो अब जो रेट होगा, जो नई रेट निकल के आएगी, रेट डैश बोल देते हैं उसको, तो वो क्या होगा, 2A हो जाएगा, विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 2A एंड B। तो जो अब 2 को हम बाहर लिख लें, अब 2 को बाहर लिख लेंगे अपन, तो 2K इंटू A इंटू B आ गया। इसका मतलब, और KAB क्या था हमारा रेट था, पहले वाली इनिशियल रेट थी जब हम दोनों को सेम कंसंट्रेशन में ले रहे थे, है ना। मतलब अब जो हमारी ये जो रेट डैश आई है इट इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ A एंड B वाज सेम। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने एक की कंसंट्रेशन को डबल किया तो जो नई रेट निकल के आई वो डबल आई। वैसे ही अगर मैं B के कंसंट्रेशन को डबल करके देखूं तो वहां पे जो रेट निकल के आएगी वो भी डबल आएगी। इसका मतलब क्या होगा, यहां पे जो इनकी पावर है वो क्या होगी, 1 होगी, 1 होगी, ठीक है। हाइपोथेटिकली सोच रहे हम ये। अब इस चीज से अपने को क्या पता चला, इस चीज से अपने को ये पता चला कि जो उसकी रेट ऑफ रिएक्शन है वो दोनों के दोनों रिएक्टेंट्स पे बेस्ड है। दोनों रिएक्टेंट्स की जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली क्या कर रही है, इस रेट को, रेट ऑफ रिएक्शन जो हमारी रिएक्शन की रेट है उसको गवर्न कर रहे हैं, है ना। कि कभी मैंने इसकी रिएक्टेंट को ज्यादा ले लिया तो बढ़ जाएगी, या फिर इसकी रिएक्टेंट ज्यादा ले ली, दूसरे वाले की ज्यादा ले ली, तो भी रेट ऑफ रिएक्शन मेरी बढ़ जाएगी। तो अगर हमारे पास किसी रिएक्शन में dependency of the rate if depends on the two different reactants, then we'll say if substitution reaction is happening in that reaction, then we'll say that this reaction is proceeding through SN2 reaction। मतलब कोई भी ऐसी रिएक्शन जहां पे उसकी रेट दोनों रिएक्टेंट पे डिपेंडेंट हो, उन रिएक्शंस में कौन सी मैकेनिज्म देखने को मिलेगी अपने को, SN2 मैकेनिज्म। तो देखो ये जो अभी अपन ने बात करी कि किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को हम कैसे देखते हैं, तो वो हम कैसे देखते हैं, उसकी वैल्यूज निकल के आती हैं, ठीक है। उसके बेसिस पे हम देख सकते हैं कि रेट अगर दोनों रिएक्टेंट पे बेस्ड है तो वो SN2 हो गई। अगर वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट पे हमारी रेट डिफर कर रही होती, एक ही रिएक्टेंट की वजह से वेरी कर रही होती, तो हम उसको SN1 मैकेनिज्म बोल देते कि उस रिएक्शन में पक्का SN1 मैकेनिज्म हो रहा होगा। ये बात तो हो गई कि हम कैसे किस तरह से पता लगाते हैं कि हमारी मैकेनिज्म कौन सी होने वाली है, ठीक है। अगर ये चीज समझने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। इस चीज के बेसिस पे क्वेश्चन नहीं आते, क्वेश्चन जो आएंगे वो अपन आगे चल के डिस्कस करते हैं। अब ये तो हमको पता चल गया, अगर ये बात समझ में आ गई हो तो ये तो अपने को पता चल गया कि किस तरह से हम किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को सोच सकते हैं कि वो कौन सी मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होगा, है ना। अब बात करते हैं हम ये मैकेनिज्म है क्या और किसने बताया कि मैकेनिज्म होगा क्या एक्चुअली। तो हम कुछ इतिहास की बातें कर लेते हैं। 1937 जो हमारा ईयर था, उस ईयर में 2 बाबा आए। बाबा बोलते हैं कि तुम्हें पता चल गया किस तरह से, अच्छा तुमने डिसाइड कर लिया रिएक्शन के पैरामीटर्स को देख के कि कौन सी मैकेनिज्म वहां पे फॉलो कर रही है। अब मैं बताऊंगा कि मैकेनिज्म में एक्चुअली हो क्या रहा है। तो ये जो 2 बाबा थे ना, एडवर्ड ह्यूग्स और क्रिस्टोफर इंगोल्ड, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बताया था कि जो हमारी मैकेनिज्म होगी वो एक्चुअल में कैसी होगी, किस तरह की हो रही होगी। तो इन्होंने एक बहुत अच्छी थ्योरी दी जिसमें इन्होंने बोला कि सपोज मैं अगर यहाँ पे CH3Br मिथाइल ब्रोमाइड और OH नेगेटिव की रिएक्शन होते हुए देखूं, तो यहाँ पे इतना तो हमें पता चल गया, OH नेगेटिव एक न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड पोलराइज्ड होगा, मतलब डेल्टा नेगेटिव ब्रोमीन पे डेल्टा पॉजिटिव कार्बन पे, कार्बन एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गया। इसका मतलब OH का अट्रैक्शन होगा कार्बन पे, इसका अटैक दिखा देंगे हम ऐसे, और यहाँ से ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक होते हुआ दिखा देंगे। यहाँ से क्या लिखेंगे अपन, जो हमारा जो प्रोडक्ट बन गया HOCH3 प्लस Br नेगेटिव एज अ लिविंग ग्रुप यहाँ से लीव कर गया। इंगोल्ड और ह्यूग्स बाबा ने क्या बोला कि तुमने रिएक्शन तो पता लगा ली, मैकेनिज्म रिएक्शन में क्या हो रहा है,
और उसमें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। मैकेनिज्म में एक्चुअली में क्या हो रहा है वो हम बताते हैं। वो बोलता है कि ये जो रिएक्शन है ना, इसकी जो मैकेनिज्म होगी वो एक सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होगी। सबसे पहली बात क्या बोली उसने, इट इज अ सिंगल स्टेप मैकेनिज्म। इस बात से हम क्या पता लगा सकते हैं या क्या समझ सकते हैं, सिंगल स्टेप मैकेनिज्म है, इसका मतलब वहां पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं हो रहा है, नो इंटरमीडिएट्स आर फॉर्म ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। सबसे पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है इस केस में, उसकी जगह पे क्या फॉर्म होता है, एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स या फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखो, और दूसरी बात इसने बोली जो कि बहुत जरूरी थी, इसमें जो अटैक होता है ना वो बैक साइड अटैक होता है। मतलब बेसिकली यहां पे हो क्या रहा है, जो मेरा कार्बन है उसके 3 हाइड्रोजन के बॉन्ड है, टेट्राहेड्रल कार्बन हो गया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है ना, कुछ ऐसा। तीनों हाइड्रोजन अगर मैं इस साइड को मान लेता हूं, ब्रोमीन उस साइड को मान लेता हूं, ठीक है। तो OH नेगेटिव जब इससे अप्रोच करेगा तो वो इसके इस फेस से नहीं करेगा, ब्रोमीन मतलब जो लिविंग ग्रुप है हमारा उसके साइड से अटैक नहीं हो रहा है, इसमें जो अटैक हो रहा है वो कहां हो रहा है, इसके बैक साइड में। और ये बात अगर तुमने थोड़ी बहुत ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ी होगी तो तुम्हें पता होगा कि sp3 ऑर्बिटल, अगर मैं ये सेंटर मान के चलूं, sp3 ऑर्बिटल कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है इस शेप की, ठीक है। और इसके पीछे क्या होती है, इनकी बहुत छोटी सी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल होती है, ठीक है। तो अगर मुझे इसको डिस्प्लेस कराना है, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, किसी के साथ इसका बॉन्ड है, सपोज यहां पे जो ब्रोमीन था, ये ब्रोमीन एटम है, उसके साथ इसका बॉन्ड है, कुछ ऐसे ब्रोमीन है, ब्रोमीन का जो हमारा एटम है उसके साथ इसका बॉन्ड है ना। इसका मतलब इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस कार्बन सेंटर पे जो अटैक है वो इस साइड से तो नहीं हो सकता। किस साइड से अटैक होगा, हमेशा बैक साइड से अटैक होगा। बैक साइड से अटैक कहां पे होगा, इसकी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। ये बात ध्यान रखना कि कभी भी जब हम SN2 मैकेनिज्म देखते हैं तो उसमें जो न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता है वो कहां से अप्रोच करता है, बैक साइड से अप्रोच करता है। और कहां पे अप्रोच करता है वो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, ठीक है। तो 2 बात तो ये हो गई। अब जो हमारा बैक साइड से अटैक हो रहा है उसकी वजह से हो क्या रहा है हमारे रिएक्शन में, या फिर रिएक्टेंट के साथ क्या चीजें हो रही है वो समझते हैं। जैसे ही इस ऑक्सीजन का अप्रोच हुआ है इस कार्बन पे फ्रॉम द बैक साइड, उसी टाइम पे क्या होगा, ब्रोमीन का बॉन्ड यहां से ब्रेक होना चालू हो जाएगा। कार्बन के मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड कितने होते हैं, 4 होते हैं। इसका मतलब एक ही टाइम पे ब्रोमीन से और OH से बॉन्ड बना ले, ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो क्या होता है यहां पे, जब भी इस OH माइनस का नेगेटिव चार्ज का जो बॉन्ड बनने वाला होता है ना कार्बन से, तो वो एक प्योर बॉन्ड की तरह फॉर्म नहीं होता, वो एक पार्शियल बॉन्ड की तरह होता है। मतलब डैश 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 से मैंने यही शो किया है कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है ये एक प्योर बॉन्ड नहीं है, ये एक पार्शियल बॉन्ड है। मतलब इनका अट्रैक्शन हो रहा है, ये इसके पास नजदीक जाता जा रहा है, और ब्रोमीन का जो कार्बन से बॉन्ड है वो ब्रेक होकर ब्रोमीन उससे दूर जाता जा रहा है। और ये दोनों चीजें एक ही स्टेप में हो रही हैं, एक ही साथ हो रही हैं। इसके साथ फॉर्मेशन और इसके साथ बॉन्ड का फिजन, दोनों सेम सिंगल स्टेप में हो रहा है। जैसे जैसे ये अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे ब्रोमीन भागता जा रहा है कि हाँ भाई ठीक है तू आजा, मैं चला। अब यहां से एक बात आती है, अगर तुम इसको नोटिस करोगे तो कार्बन को मैंने टेट्राहेड्रल कार्बन की तरह शो किया है, जहां पे इन द बोर्ड ऑफ प्लेन देयर आर 2 बॉन्ड्स, वन विद ब्रोमीन, वन विद हाइड्रोजन। और अबव द प्लेन एक हाइड्रोजन का बॉन्ड है, और बिलो द प्लेन बोर्ड के पीछे की साइड एक हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा, ठीक है। इस ऑक्सीजन माइनस ने इस पे अटैक किया तो अभी ब्रोमीन निकल रहा है ना, यहां पे काफी ज्यादा स्पेस मिल गई हमारे पास ब्रोमीन के साइड पे। तो इन हाइड्रोजन के साथ बेसिकली क्या होता है, जब ब्रोमीन यहां से निकलता है तो यहां पे खाली जगह बन जाती है, तो ये हाइड्रोजन इस ब्रोमीन की साइड को शिफ्ट होना चालू हो जाते हैं। लेकिन जब तक ब्रोमीन जाएगा नहीं, जब तक ये हाइड्रोजन इधर आ नहीं सकते। तो जो हमारी ये होता है ना, इसको बोलते हैं अपन ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं इसको अपन, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। इस ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, जो हाइड्रोजन होते हैं हमारे वो सेम प्लेन में होते हैं, जो हाइड्रोजन होते हैं वो हमारे सेम प्लेन में होते हैं, और ये कार्बन बन जाता है एक प्लेनर कार्बन कुछ वक्त के लिए। इसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हो गई। मतलब ट्रांजिशन स्टेट में जो कार्बन है ना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, sp3 नहीं है। बहुत फेमस क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स में जो कार्बन होता है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उस टाइम पे ये दोनों बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड्स होते हैं, और जो प्योर बॉन्ड होते हैं वो सिर्फ 3 ही रह जाते हैं कार्बन हाइड्रोजन के, ठीक है। अब देखो इसके बाद क्या होगा, हाइड्रोजन जैसे जैसे इसके साइड मूव करेगा ब्रोमीन यहां से जाने लगेगा। मतलब यहां पे जो OH है उसका बॉन्ड बन गया इस कार्बन से, और जो हाइड्रोजन थे वो किस साइड शिफ्ट हो जाएंगे, जो हमारा ब्रोमीन है उस साइड पे पूरा शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये पूरा खाली हो गया। और अगेन जो कार्बन है हमारा वो कैसा हो जाएगा, हमारा एक टेट्राहेड्रल कार्बन बन जाएगा। मतलब जो हाइड्रोजन इस साइड थे वो हाइड्रोजन किस साइड मूव कर गए, दूसरी साइड। ये देखो इस केस में जो मॉलिक्यूल है कार्बन का हमारा, उसमें जो हाइड्रोजन है वो तीनों लेफ्ट साइड पे है, लेकिन जो फाइनल प्रोडक्ट बना उस केस में तीनों की तीनों राइट साइड को जा चुके हैं। इस चीज को क्या बोलते हैं अपन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोला इस चीज को अपन ने, इन्वर्जन ऑफ
कॉन्फ़िगरेशन, मतलब मैकेनिज्म के साथ साथ हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री पे भी ध्यान देना होगा। जो रिएक्टेंट का मेरा जो रोटेशन ऑफ लाइट होगा आर है या एस है, और जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कैसा होगा, जैसे उसका इनवर्स होगा। अगर वो आर है तो ये एस बन रहा है, अगर ये एस था तो ये आर बन रहा है। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। कैसे समझा हमने इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन को, कि इसके बैक साइड पे अटैक हुआ, बैक साइड पे अटैक होने की वजह से जो इसके साइड पे जो भी हमारे ग्रुप एटम्स थे या ग्रुप ऑफ एटम्स हो सकते हैं, वो किस तरफ मूव करेंगे, जहां पे हमारा लिविंग ग्रुप था। ये OH था हमारा न्यूक्लियोफाइल, कार्बन था हमारा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, और ये ब्रोमीन क्या था हमारा लिविंग ग्रुप। तो ये बात बेसिकली हमारी होती है किसी भी SN2 मैकेनिज्म में। ये बात बताई थी इनने, ह्यूज ने और इनगोल्ड ने। तो इस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन से हम एक पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं, वो क्या है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज इन्वर्टेड रिलेटिव टू द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी रिएक्टेंट की, उसके रिलेटिव में जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी प्रोडक्ट की, वो कैसी होगी, इनवर्स होगी, इन्वर्टेड होगी, है ना। मतलब अगर ये R है तो ये S, ये S है तो ये R। इतनी बात आई थिंक तुम्हें समझ में आ गई होगी। यही चीज होती है बेसिकली अपनी SN2 मैकेनिज्म के अंदर। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर होंगे जो हमारी SN2 रिएक्शन की मैकेनिज्म की रेट ऑफ रिएक्शन पे इफेक्ट डालेंगे। सबसे पहले इफेक्ट में देखना है अपने को, सबसे पहला जो फैक्टर है जो किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करेगा वो है सबस्ट्रेट का फैक्टर। अपन ने क्या देखा था SN2 मैकेनिज्म में, जो अटैक हो रहा था वो कहां से हो रहा था, जो भी हमारा लिविंग ग्रुप है उसके बैक साइड से, है ना। अब मतलब इधर से अटैक हो रहा है, यहां से अटैक हो रहा है, हर एक सबस्ट्रेट में इधर से अटैक हो रहा है। तो अब जितना फिजिबल, जितना इजीली अटैक होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा मतलब पॉसिबिलिटी होगी कि ये रिएक्टेंट हमारा प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। जैसे मैं इस वाले बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन है, ठीक है। इसकी बात करता हूं तो यहाँ हमारे पास 2 हाइड्रोजन है और एक मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप इज कंपैरेटिवली लार्जर और बल्कियर देन हाइड्रोजन। इसका मतलब जिस ईस्ट से OH माइनस जो हमारा न्यूक्लियोफाइल था इस कार्बन पे अटैक करेगा, वो उतनी इजीली इस वाले कार्बन पे अटैक नहीं कर सकता। उसे यहाँ पे इस CH3 ग्रुप का स्टेरिक रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। इसको कहते हैं अपन स्टेरिक क्राउडिंग, है ना। इसका मतलब कार्बन, ऐसा कार्बन जिसपे लिविंग ग्रुप लगा है, वो जितना ज्यादा स्टेरिकली क्राउडेड होगा, वहां पे SN2 रिएक्शन की जो मैकेनिज्म है उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या होगा, उतना ही कम होगा। सीधी सी बात हो गई। इसका मतलब जैसे जैसे मेरा बल्क और बढ़ा, जैसे यहाँ पे 2 CH3 आ गए और ज्यादा बल्क बढ़ गया, जितना ज्यादा बल्क हो गया उतनी ही कम अटैक हो गया, उतनी लेस फिजिबल अटैक हो गया, उतनी ही रेट ऑफ रिएक्शन हमारी डिक्रीज हो गई, उतनी धीरे स्लो रिएक्शन होगी, है ना। जैसे इस वाले को देखे तो यहाँ पे हमारे पास 3 CH3 ग्रुप हो गए। अब तो इस OH माइनस का इस तक पहुंचना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो ये बात होती है हमारी सबस्ट्रेट की, कि किस तरह से हमारी डिपेंडेंट होगी रेट ऑफ रिएक्शन अपॉन सबस्ट्रेट, या सबस्ट्रेट किस तरह से हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न कर रहा है इस चीज में। जितना ज्यादा बल्कियर होगा हमारा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, उस पर जितने ज्यादा बल्कियर ग्रुप्स अटैच्ड होंगे, उतना ही हमारा मुश्किल होगा क्या, उस अटैक का होना उस वाले कार्बन पे। और जितना मुश्किल अटैक होगा, हम कह सकते हैं सीधा सीधा, उतनी कम होती जाएगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब मैं इन 4 सबस्ट्रेट्स की बात करूं, इसको मैं A बोल दूं, इसको मैं B बोल दूं, इसको C बोल दूं और इसको D बोल दूं। तो अगर मैं इन ABCD की रिएक्शन देख रहा हूं तो इसमें सबसे ज्यादा SN2 मैकेनिज्म होने का रेट किस में होगा, A में होगा, देन B में होगा, देन C में होगा, देन D में होगा। ये बात मुझे लगता है तुम्हें समझ में आ गई होगी, और ये बहुत जरूरी बात भी है। अब समझते हैं अपन जो अगला फैक्टर है वो है हमारा द लिविंग ग्रुप। कि लिविंग ग्रुप, जैसे हमने क्या बात करी थी कि जो हमारा सबस्ट्रेट होगा, जो रिएक्टेंट होगा, उसमें कोई ऐसा पार्ट होगा जो लीव करेगा, है ना। तो जो लीव करता है उसको क्या बोलते हैं अपन, लिविंग ग्रुप। जैसे इस केस में I नेगेटिव लीव कर रहा है, तो I क्या हो गया इस केस में, लिविंग ग्रुप हो गया। इस केस में ब्रोमीन हो गया, इस केस में क्लोरीन, और लास्ट वाले में हमारा फ्लोरीन। अब देखो, कभी भी रिएक्शन हो रही है, ठीक है, जितना ज्यादा स्टेबल हमारा प्रोडक्ट बनेगा, इसका मतलब उस रिएक्टेंट की उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने की जो टेंडेंसी होगी वो बहुत ज्यादा होगी, और बहुत अच्छी रेट के साथ वो रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे बढ़ जाएगी। कैसे, जैसे जैसे हमारे लिविंग ग्रुप की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। सिंपल सी बात है, यहां पे निकला मेरा आयोडाइड, यहां पे निकला ब्रोमाइड, यहां पे निकला क्लोराइड, यहां पे निकला फ्लोराइड। आउट ऑफ दीज 4 आयंस, iodine is most stable. क्यों? Iodine has the biggest size, so it will experience minimum repulsion among the electrons present in its outermost orbital. वैसे ही ब्रोमीन की बात करें तो आयोडीन से थोड़ा सा छोटा होता है, इस वजह से यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा रिपल्शन होगा और स्टेबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे ही क्लोरीन की बात करें, साइज और डिक्रीज हो गया, रिपल्शन और बढ़ गया, स्टेबिलिटी डिक्रीज।
फ्लोरीन की बात करें, सबसे छोटा, सबसे ज्यादा रिपल्शन, सबसे कम स्टेबिलिटी। मतलब अगर मैं सेम टाइप के अल्काइल ग्रुप वाले अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल फ्लोराइड की रिएक्शन देखूं, जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी SN2 की अल्काइल आयोडाइड में वो हाईएस्ट होने वाली है कंपेयर टू ऑल दीज, है ना। वैसे ही सेकंड नंबर पे आएगा हमारा अल्काइल ब्रोमाइड, जो कि क्लोराइड और फ्लोराइड से ज्यादा फास्टर रिएक्शन होगी। वैसे ही उसके बाद क्लोराइड आएगा, जिसकी फ्लोराइड वाले सबस्ट्रेट से ज्यादा फास्टर हमें SN2 मैकेनिज्म होती हुई दिखेगी, और सबसे लीस्ट हमारी होगी फ्लोराइड के केस में, अल्काइल फ्लोराइड के केस में। तो ये कुछ बात है कि हमारा जो लिविंग ग्रुप है वो किस तरह से इफेक्ट कर रहा है हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को, कौन सी, SN2 मैकेनिज्म की। तो इसका मतलब सीधा सा अपन लिख लेंगे स्टेबिलिटी किस चीज की, स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी, जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन भी होगा, किसका, SN2 मैकेनिज्म का। सिंपल सी बात आ गई, यहां से अपन ये देख सकते हैं। एक बात छोटी सी रह गई यहाँ पे, वो क्या है, यहाँ पे हम लोग अगर इसको एक्सपेरिमेंटली समझना चाहें तो वो डाटा भी हमारे पास मौजूद है। ये डाटा क्या बोलता है, अगर मेरे पास कोई अल्काइल फ्लोराइड है, उसकी अगर मैं OH रेडिकल से OH माइनस से अगर रिएक्शन कराऊं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो उस केस में जो रेट ऑफ रिएक्शन आ रही है, सपोज हम उसको 1 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब जो बाकी की जो रेट ऑफ रिएक्शंस है कितने टाइम्स इससे ज्यादा फास्टर होंगी, तो उसको समझने के लिए, तो उसके लिए ये बुक बोलती है कि जो क्लोराइड की रिएक्शन होती है ना, वो होती है 200 टाइम्स दैट ऑफ अल्काइल फ्लोराइड। वैसे ही ब्रोमाइड की जो बात करें वो 10,000 टाइम्स होती है फ्लोराइड की रिएक्शन के, और जो आयोडाइड की रिएक्शन होती है ना वो 30,000 टाइम्स फास्टर होती है फ्लोराइड की रिएक्शन से। समझ सकते हो कितना बहुत ज्यादा चेंज आ रहा है लिविंग ग्रुप के स्टेबिलिटी के ऊपर से। इसका मतलब स्टेबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू डिसाइड द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एनी SN2 रिएक्शन। बहुत बढ़िया फैक्टर है, बहुत मजेदार फैक्टर है। सिंपल सी बात तुम्हें बस इतनी ध्यान रखनी है, स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी ज्यादा होगी। अब चलते हैं अपन थर्ड पॉइंट पे। तीसरा कौन सा फैक्टर है जो किसी SN2 रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को वेरी करवा सकता है, वो होता है हमारा द न्यूक्लियोफाइल। देखो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ और इलेक्ट्रोफिलिक स्ट्रेंथ कैसे कंपेयर करनी है, हम लोग ये चीज पहले वीडियो में देख चुके हैं। अगर तुमने वो वीडियो मिस कर दी है या फिर नहीं देखी है तो तुम उसको एक बार देख सकते हो, ठीक है। तो उस वीडियो में हमने ये बात करी थी कि अच्छा देखो, उस वीडियो में हम लोग ने पूरी बात कर ली थी कि किस तरह से हम लोग न्यूक्लियोफाइल्स की स्ट्रेंथ को एक दूसरे से कंपेयर करके कौन सा ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, कौन सा कम न्यूक्लियोफिलिक होगा, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम, ये सब डिस्कस कर चुके थे। तो वो चीज समझने के लिए तुम वो वीडियो देख लो, है ना, क्योंकि सेम चीज हम अलग अलग वीडियोस में अगर वही चीज उसी पे अटके रहेंगे तो अटके रह जाएंगे और सिलेबस अपना पीछे होता जाएगा। और अब देखो क्या होता है न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ का इफेक्ट। अब देखो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ का इफेक्ट हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को किस तरह से गवर्न करेगी, ये चीज अपन समझते हैं। अब न्यूक्लियोफाइल की वजह से होगा क्या, ये समझते हैं। देखो जैसे मैं बात करता हूं, एक मेरे पास है NH2 नेगेटिव और एक है मेरे पास OH नेगेटिव। मेरे पास दो अलग अलग न्यूक्लियोफाइल हैं, एक है मेरे पास NH2 नेगेटिव और एक है मेरे पास OH नेगेटिव, ठीक है। इनकी रिएक्शन देखते हैं अपन मिथाइल ब्रोमाइड के साथ, दोनों की रिएक्शन अपन मिथाइल ब्रोमाइड के साथ देखते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली क्या बात आएगी, यहाँ पे अलग वाली, यहाँ पे मजेदार बात क्या आएगी वो समझते हैं। अब देखो दोनों केस में ये हमारे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे कार्बन पे और ब्रोमीन निकल जाएगा, ये भी कार्बन पे अटैक होगा, ये भी ब्रोमीन पे इसका भी अटैक कार्बन पे होगा और ब्रोमीन यहाँ से निकल जाएगा। दोनों केस में जो हमारे लिविंग ग्रुप है वो सेम है, ब्रोमीन है। दोनों केस में जो बल्क है हमारे रिएक्टेंट पे वो सेम है, तीनों हाइड्रोजन है। तो मतलब ये फैक्टर्स तो सेम ही है दोनों में। इस चीज के बेसिस पे अपन बता नहीं सकते कि कौन सी रिएक्शन फास्टर होगी और कौन सी रिएक्शन स्लोअर होगी। तो इसको समझने के लिए अपन यहाँ पे बात आएगी स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। इस केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज है और इस केस में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास रखेगा, इजीली डोनेट नहीं करने वाला। और जो हमारा एटम लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी, है ना। इसका मतलब NH2 नेगेटिव इज मोर न्यूक्लियोफिलिक एज कंपेयर टू OH नेगेटिव। मतलब इसकी जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है या फिर मैं न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ बोलूं तो वो ज्यादा है किससे, OH नेगेटिव से। अब देखो जैसे ही हमारी अगर मैं दो रिएक्शन में बात करूं, अलग अलग न्यूक्लियोफाइल हैं, जिस केस में जो न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी जिस न्यूक्लियोफाइल की, वहां पे रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पे बॉन्ड बनाने की जो टेंडेंसी होगी, जो इलेक्ट्रॉन डोनेशन की टेंडेंसी होगी वो भी तो ज्यादा होगी। इसका मतलब जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा हमारा वो क्या बनेगा, Br नेगेटिव, तो हमारा निकल गया लिविंग ग्रुप, साथ में क्या बना CH3NH2, और इस केस में क्या बना CH3OH और साथ में
Br नेगेटिव। मतलब जो फर्स्ट वाली रिएक्शन है और जो सेकंड वाली रिएक्शन है, फर्स्ट वाली रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो तो हर कीमत पे ज्यादा होना है रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सेकंड रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल के अंदर सबसे पहली चीज अपने को देखनी होती है स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। जिसकी ज्यादा स्ट्रेंथ उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, क्योंकि ज्यादा ही अच्छे से बॉन्ड बनाएगा ना वो, है ना। तो पहली बात तो अपनी ये क्लियर हो गई होगी मुझे लगता है। अब जो न्यूक्लियोफाइल में अपने को दूसरी बात समझनी है, ये बहुत जबरदस्त बात है, बहुत बढ़िया बात है। वो क्या है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय द स्टेरिक क्राउडिंग। मतलब एक तो हमने देखा स्टेरिक क्राउडिंग हो रही है हमारे रिएक्टेंट पे, अगर सेम चीज हमारे न्यूक्लियोफाइल पे भी हो जाए, अगर हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्टेरिकली क्राउडेड हो जाए, बहुत ज्यादा उस पर बल्कियर ग्रुप लग जाए, तो क्या होगा। अब देखो, इसको समझने के लिए अपन दो एग्जांपल लेते हैं। एक लिया मैंने मिथॉक्साइड आयन और दूसरा लिया मैंने टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड आयन, ठीक है। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड और मिथॉक्साइड आयन, डिफरेंस क्या है दोनों में, नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट ऑन, इसमें डिफरेंस क्या है बल्कि ग्रुप्स का। इस कार्बन पे तीनों हाइड्रोजन है, छोटे से हैं, इस कार्बन पे 3 CH3 हैं। अब देखो यहां से एक बहुत बढ़िया बात निकल के आ रही है, वो क्या है, ये जो CH3 ग्रुप होता है तुम्हें पता है प्लस आई शो करता है, प्लस आई शो करता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स डोनेट होंगे आगे, डोनेट होंगे, मतलब इसका मतलब क्या है, जो O पे नेगेटिव चार्ज है उस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड में वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू मिथॉक्साइड आयन, है ना। अगर ऐसा हो रहा होगा इसका मतलब इसकी न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन नहीं होती, लेकिन नहीं होगी। यहाँ पे क्यों नहीं होगी, यहाँ पे जो ये CH3 ग्रुप्स है ना, ये बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप है। इसकी वजह से दिक्कत क्या आने वाली है, जैसे मैं कोई सबस्ट्रेट लेता हूँ, सपोज मैंने लिया CH3CH2Br लिया, ठीक है, इथाइल ब्रोमाइड लिया। अब इस केस में ये जो नेगेटिव चार्ज है इस कार्बन पे अटैक करके इस ब्रोमीन को निकाल दे, इजीली जो हमारा ब्रोमीन है वो रिप्लेस हो जाएगा, ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन वहीं पे जब मैं बात करूंगा इस वाले मॉलिक्यूल की, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड वाले मॉलिक्यूल की, और अगर मैं ये देखना चाहूं कि इसका अटैक इस पे कितना ज्यादा हो रहा है, तो इतनी बात तो तय है, इसके बल्क की वजह से जब ये इसके पास अप्रोच करेगा, इस कार्बन सेंटर के पास, तो यहाँ पे इन CH3 ग्रुप्स का रिपल्शन इस पूरे मॉलिक्यूल के साथ होगा। इसका मतलब ये इस ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज को, इसका जो बल्क है वो इसके नेगेटिव चार्ज को इस तक अप्रोच उतनी इजीली नहीं करने देगा, और अगर अप्रोच नहीं करने देगा तो वहां पे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर नहीं हो पा रही है इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन वहां पे डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब जैसे जैसे अगर न्यूक्लियोफाइल हमारा बल्कियर है काफी ज्यादा, तो उस केस में भले ही वो स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल लग रहा हो, लेकिन वहां पे वो एक जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी SN2 मैकेनिज्म की वो स्लोअर होगी, ये बात तो तय है। जो चौथा फैक्टर है हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिसाइड कर सके या फिर स्लोअर या फास्टर कर सके, वो होता है हमारा सॉल्वेंट। अब अगर अपन सॉल्वेंट में देखें तो दो कैटेगरीज अपने को पहले से पता है, वो क्या क्या होती है। एक होता है हमारा पोलर सॉल्वेंट और एक होता है हमारा एपोलर सॉल्वेंट, है ना। एपोलर सॉल्वेंट कैसे होंगे, जहां पे पोलैरिटी नहीं होगी मॉलिक्यूल में, ठीक है, और पोलर सॉल्वेंट्स में मॉलिक्यूल में क्या होगा, पोलैरिटी होगी। पोलर सॉल्वेंट्स को भी हम फर्दर दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और एक होता है हमारा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक सॉल्वेंट और एप्रोटिक सॉल्वेंट में क्या डिफरेंस है ये अपन देखते हैं। अगर मैं बात करता हूं किसी ऐसे सॉल्वेंट की जहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, मतलब मैं बात करूं वाटर की, मैं बात करूं अमोनिया की, मैं बात करूं किसी प्राइमरी अमाइन की या किसी सेकेंडरी अमाइन की, तो इन सब केस में नाइट्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो ये सारे क्या होते हैं मेरे प्रोटिक सॉल्वेंट्स होते हैं। एप्रोटिक सॉल्वेंट्स में क्या होता है, बेसिकली ये हमारे पोलर मॉलिक्यूल्स तो होते हैं, लेकिन इनमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन या नाइट्रोजन हाइड्रोजन इनका बॉन्ड हमें देखने को बिल्कुल भी नहीं मिलता। मतलब अगर मैं बात करूं डाइमिथाइल सल्फोक्साइड या फिर डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, तो इनमें डायरेक्ट नाइट्रोजन हाइड्रोजन या ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स नहीं है, बट स्टिल दिस मॉलिक्यूल्स आर पोलर। अब देखो यहां पे डिफरेंस किस चीज का आता है। अगर मैं वाटर को देखूं तो सिंपल सा मेरा कुछ ऐसा मॉलिक्यूल होगा, H2 होगा, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, और बॉन्ड में पोलैरिटी जो होगी वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेल्टा और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही अगर मैं इन किसी सॉल्वेंट्स को देखूं, जैसे मैं ये डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, इसको DMSO बहुत फेमस है, ये हमारा DMSO बोलते हैं, और इसको बोलते हैं अपन DMF, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, और ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। DMSO के केस में ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये तो बात होगी हमारे सॉल्वेंट किस तरह के होते हैं। अब अपन ये देखते हैं कि अलग अलग टाइप के सॉल्वेंट SN2 या SN1 रिएक्शन किसको फेवर करेंगे ज्यादा, या फिर मैं बोलूं कि सॉल्वेंट के बेसिस पे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ज्यादा होगी या फास्ट होगी या फिर
स्लो होगी। इसको समझने के लिए अपन एक बहुत ही बेसिक सा हमारा इलेक्ट्रोलाइट HCl लेते हैं, उसको एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके देखते हैं और एक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व करके देखते हैं। जैसे मैंने वाटर लिया है एक प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक सॉल्वेंट में जब भी हम किसी इलेक्ट्रोलाइट को डिसॉल्व करते हैं तो वो इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे HCl डिसोसिएट होगा तो H+ एंड Cl- में डिसोसिएट होगा। ओके, अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो हमारे आयंस बन के आते हैं ना इसके अंदर H+ और नेगेटिव चार्ज, ये काफी ज्यादा स्टेबलाइज हो जाते हैं बाय द अट्रैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट ऑलरेडी। मतलब जो सॉल्वेंट की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसका अट्रैक्शन किससे हो जाता है? जो हमारा पॉजिटिव पार्ट इलेक्ट्रोलाइट में से निकल के आता है। जैसे इस केस में H+ निकला तो H+ को किसने सराउंड किया? हर साइड से वाटर के ऑक्सीजन के डाइपोल ने, है ना, वहां से इसका अट्रैक्शन हो गया H+ से। अब H+ जो प्रोटॉन है हमारा पॉजिटिव चार्ज है, उसको नेगेटिव चार्ज के कई सारे अट्रैक्शन मिलने चालू हो गए। इसका मतलब वो पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा? स्टेबलाइज हो जाएगा, है ना। यही तो बात है यहाँ पे। वैसे ही नेगेटिव चार्ज के लिए बात करें अपन तो वाटर का जो डाइपोल होता है H2O का, उसमें हाइड्रोजन हिंडर्ड नहीं होता, है ना। छोटा सा हाइड्रोजन है, आराम से पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर, वो आराम से अट्रैक्ट होता रहता है क्लोरीन से हर साइड से। मतलब बीच में क्लोरीन पड़ी, उसके हर साइड वाटर के मॉलिक्यूल आ गए, उसको अट्रैक्ट करके उसको स्टेबलाइज कर दिया। तो ये केस हुआ जब हमने इलेक्ट्रोलाइट को वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, किसी प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया। लेकिन अगर मैं इसी HCl को DMSO के अंदर डिसॉल्व करूं तो मुझे क्या देखने को मिलेगा? अगर मैं DMSO का फॉर्मूला देखूं तो कुछ ऐसा होगा, केमिकल स्ट्रक्चर देखूं तो कुछ ऐसा होगा, CH3N है ना, अभी तो बनाया था। तो इसमें जो पोलराइजेशन है बॉन्ड का, ऑक्सीजन पे डेल्टा नेगेटिव, सल्फर पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगर मैंने कोई इलेक्ट्रोलाइट को लिया, इसमें H+ निकला और Cl नेगेटिव निकला। अब ऑक्सीजन पे जो डेल्टा नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन के साइड में तो कोई बल्कियर ग्रुप प्रेजेंट ही नहीं है। मतलब जो हमारा H+ होगा उससे तो ऑक्सीजन का जो डेल्टा नेगेटिव वाला सेंटर है ऑक्सीजन वाला, वो आराम से अट्रैक्ट हो सकता है। मतलब जो हमारा पॉजिटिव पार्ट होगा इलेक्ट्रोलाइट का, उसका तो सॉल्वेशन बहुत अच्छे से हो जाएगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा अच्छे से। लेकिन जो हमारा नेगेटिव चार्ज निकला, जैसे यहाँ पे क्या है, ये क्लोरीन है ना, क्लोरीन नेगेटिव चार्ज है। CH3 को अपन थोड़ा बड़ा करके लिख लेते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा, वो थोड़ा अच्छा और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। अब देखो, अब ये शाहरुख खान, तुम हो उसके जबरा फैन, ठीक है, और ये CH3 क्या है? उसके बॉडीगार्ड है। तो तुम शाहरुख खान को, तुम शाहरुख खान के फैन हो, तुम उसकी तरफ भागोगे उसको पब्लिक में देख के, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे? उसके जो बॉडीगार्ड है वो क्या करेंगे? तुम्हें धक्का देके पीछे कर देंगे, उस तक पहुंचने थोड़ी देंगे। तो पैसे किस बात के दे रहा है भाई वो उन लोगों को, है ना। तो इसका मतलब क्या है? वैसे ही सेम टू सेम केस यहाँ भी देखने को मिल रहा है। जो क्लोराइड है वो इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट तो होना चाहता है, लेकिन जो बगल में CH3 ग्रुप प्रेजेंट है ना, बड़े बड़े, ये क्या कर रहे हैं? इसको रिपेल कर देते हैं, इसको पास ही नहीं आने देते, है ना। मतलब ये तो सबकी कहानी है, चाहत तो बहुत है हमें उसकी, लेकिन हमारी सर्कमस्टेंसेस हमें उस तक जाने नहीं देती। तो यहाँ बेचारे क्लोरीन के साथ भी कुछ वैसा ही हो रहा है ना, वो डेल्टा पॉजिटिव सेंटर के पास नहीं पहुंच पा रहा। ओके, अब देखो, अब बात ये आई कि इस केसेस में मतलब जब भी हम पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे तो उस केस में जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट होगा वो डिसोसिएट तो होगा, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव पार्ट में, लेकिन जो उसका नेगेटिव पार्ट होगा उसका अट्रैक्शन नहीं होगा उसके साथ, उस सॉल्वेंट के साथ, जैसा कि इस केस में था, है ना। हाइड्रोजन का था क्लोरीन के साथ, उसको स्टेबलाइज कर रहा था। इस केस में जो क्लोराइड निकला वो स्टेबलाइज नहीं हुआ। अब मतलब क्या है इससे समझना, अगर नेगेटिव चार्ज को पॉजिटिव चार्ज का अट्रैक्शन मिल गया तो वो स्टेबलाइज हो जाता है, नहीं मिलता तो वो स्टेबलाइज नहीं हो पाता है। और इतनी बात तो तुम्हें पता है, जब चीज स्टेबलाइज हो जाती है तो उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है, और जब चीज डिस्टेबलाइज रहती है तो उसकी रिएक्टिविटी भी तो बढ़ जाती है। इसका मतलब क्या है? जब भी हम रिएक्शन देख रहे थे ना मिथाइल ब्रोमाइड की, किसके साथ? OH- के साथ। वो OH- कहां से आया होगा? सपोज हमने NaOH को जब डिसॉल्व किया किसी सॉल्वेंट में, उसके बाद उसमें मिथाइल ब्रोमाइड डाला रिएक्शन कराने के लिए, तभी तो OH- ने कार्बन पे अटैक करके ब्रोमीन को यहां से भगा दिया, है ना। इस केस में जो हमारा सॉल्वेंट होगा वो कौन सा होना चाहिए? एप्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। मतलब एप्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा फेवर करेंगे हमारी SN2 रिएक्शन को। क्यों? क्योंकि उस केस में जो न्यूक्लियोफाइल निकल के आता है हमारा, जैसे NaOH है यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट, इसको जब हम DMSO में डिसॉल्व करेंगे तो OH- जो आएगा हमारा वो स्टेबलाइज नहीं रहेगा। इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, और रिएक्टिविटी जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, उतना ही ज्यादा अच्छे से हमारा SN2 मैकेनिज्म फॉलो होगा। वैसे अगर हम बात करें प्रोटिक सॉल्वेंट्स की, तो प्रोटिक सॉल्वेंट्स फेवर करती हैं हमारे SN1 रिएक्शन को। SN1 मैकेनिज्म जब समझेंगे अपन तो उस चीज को अपन डिटेल में देखेंगे कि किस तरह से प्रोटिक सॉल्वेंट फेवर कर रही है SN1 को। यहाँ पे SN2 में जो हमारा एप्रोटिक सॉल्वेंट क्यों फेवर कर रहा है SN2 को? क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज निकल के आ रहा है SN2 में वो स्टेबलाइज नहीं हो रहा। इसका मतलब उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा हो रही है, इसका मतलब सीधा सीधा उस केस में वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करने वाला है।
तो ये सारी बातें होगी SN2 मैकेनिज्म की, किस तरह से हमारी मैकेनिज्म होती है, कौन कौन से फैक्टर उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करते हैं, ये सारी बातें हमारी होती है हमारी SN2 की। तो यही कुछ बात होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ने के लिए। आगे आने वाले टाइम में जैसे जैसे हम लोग इसकी रिएक्शन के एग्जांपल्स को करेंगे, तब हम और अच्छे से इसके सारे क्वेश्चन करके देखेंगे, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए। जितनी अच्छी हमारी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतनी ही करेक्टली हम किसी भी क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है जनरली अपने को, ज़्यादा याद रख के कुछ हो नहीं पाता है ना, याद रख के चीज़ें नहीं सॉल्व होती। प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन होंगे तुम्हारे, सीधी सी बात है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो तुम में से कई लोग मेरे से कह रहे थे कि सर ये सारे बेसिक टॉपिक हमारे हो चुके हैं और हम लोग थोड़ा आगे का पढ़ना चाह रहे हैं। तो उसके लिए एक मेरे क्लासमेट थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ते थे, चंचल गोयल नाम है उनका, CCG सर। इस टाइम वो आकाश में पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, और जैसी मेरी उनसे बात हुई थी, उन्होंने नेम रिएक्शन से स्टार्ट किया अपने चैनल पे, अल्डोल कंडेंसेशन से स्टार्ट किया है। तो तुम लोग जो भी नेम रिएक्शन तक पहुंच गए और जो पढ़ना चाह रहे हैं नेम रिएक्शन बहुत अच्छी तरीके से, तो बहुत भयंकर आदमी है, खतरनाक इंसान है वो। डिस्क्रिप्शन है उसमें लिंक डाल दे रहा हूँ उनकी। तो इस वीडियो को अपन यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपन SN1 मैकेनिज्म के साथ। और हाँ, अभी से अपन एक 10 AM केमिस्ट्री का एक सीरीज चालू करते हैं, जहाँ पे डेली या फिर ऑल्टरनेट डेज में हम लोग 10 AM पे कोई ना कोई वीडियो जरूर रहेगी। दिन का सिर्फ आधा घंटा केमिस्ट्री को दे दो सुबह 10 बजे, उसके बाद तुम मैथ्स पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, जो करना है करो। आधा घंटा भी मोर देन सफिशियंट है। इसी ऐसे चलते चलते भी आराम से सिलेबस भी हो जाएगा तुम्हारा 12th वालों का, और कोई ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो यही कुछ बातें थी SN2 मैकेनिज्म की। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप लविंग केमिस्ट्री।